तो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट थर्ड टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक, दैट इज अल्कली मेटल एंड देयर कंपाउंड। 11th का ये थर्ड टॉपिक है, अल्कली मेटल एंड देयर कंपाउंड। तो पहला हम कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिखेंगे, पोजीशन ऑफ अल्कली मेटल इन ए पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी जानते हैं, बट हम लिख रहे हैं। तो लिखो, द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, the member of group first A, the member of group first A or group 1 or group 1 except hydrogen लिखूंगा नहीं, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए और 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल। हाइड्रोजन को छोड़ के जो ग्रुप नंबर 1 में होता है, लिथियम से लेके फ्रेंसियम तक, वो ग्रुप नंबर 1 में अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन, क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके बेसिक बनाता है। ठीक है, और बेसिक जो होता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल। ऑल द ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट आर सॉफ्ट, सारे जो ग्रुप एलिमेंट होते हैं सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा इस चीज को बता दे रहा हूं, टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस बढ़ता है। अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम ही ले रहे हैं केवल, टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस बढ़ेगा। अब इसका लॉजिक देख लो क्या है, सॉफ्टनेस क्यों बढ़ेगा। सॉफ्टनेस, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको टीच करेंगे, एक आएगा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, जहां तक बात है सॉफ्टनेस का कि सर सॉफ्टनेस क्या है, सॉफ्टनेस कैसे डिसाइड करेंगे, सॉफ्टनेस कैसे डिसाइड करेंगे, तो 2-3 चीजें देख लो यहाँ पे। ठीक है, लिखोगे तो बेटर है, बट 2-3 चीजें देख लो। हालांकि हम मेटालिक बॉन्ड को केमिकल बॉन्डिंग में हम देखेंगे, तो यहां पर ध्यान देना, मैं एक ही बार में सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है, ये सब के सब मेटल है। अब यहां पर हम बात करते हैं पहले मेटालिक बॉन्ड का। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि एक लिथियम नहीं है ना, लिथियम, बहुत लिथियम जुड़ा हुआ है, तो एक एटम बहुत सोडियम जुड़े हुए हैं, तो एक सोडियम से दूसरे सोडियम के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बना होगा, तो जो बॉन्ड बना हुआ है मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो ध्यान से देखना, मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली में ये जो लिथियम होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, जो आयरन भी होता है वो ऐसा ही बॉन्ड बनाता है, और ये अपना केटाइनिक फॉर्म में चले आता है। तो जितने भी लिथियम होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, ये ऐसा होता है उसके अंदर, हम करा नहीं रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लिथियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे रहा है, लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करके केटाइन बन जा रहा है, और अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे रहा है, और इस फॉर्म में केटाइनिक, जिसको कर्नाल के नाम से हम जानते हैं, इस फॉर्म में रहता है। अब होता है क्या, मान लो इसमें लिथियम है, अब होगा क्या, इस लिथियम में और इसमें एक बॉन्ड बनता है, इस लिथियम में और इस इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बनता है, ये इसमें 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 एक कनेक्टिविटी आती है इसके अंदर। तो इस कर्नाल यानी मेटल के केटायन, मेटल के केटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, मेटल के केटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल केटायन एंड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म होता है।
और इसी बॉन्ड को हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड, दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटल के केटायन और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये सबके अंदर होगा। आयरन के अंदर भी ऐसा ही होता है, कॉपर के अंदर ऐसा ही होता है। इसीलिए मेटल जो होते हैं वो करंट फ्लो करवाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए मेटल को हम यूज कहां करते हैं? सोलर सिस्टम में, सोलर पैनल में, जहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां सनलाइट पड़ते हैं वहां से लाइट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो मेटल का प्लेट है, तो ये जो लेयर है, इस लेयर के अंदर और ऊपर सब है, ये ऐसा ही है। जो ये लेयर है, तो ये लेयर के नीचे भी है और लेयर के ऊपर भी है। तो ये लेयर के ऊपर आते हैं, इनको टाइम नहीं लगता है, तो सब हम बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब मुझे बताओ कि एक हमने प्लेट लिया सीजियम का और एक हमने प्लेट लिया लिथियम का। तो हमने तो मेटालिक बॉन्ड समझ में आ गया हमारा क्या है। मेटालिक बॉन्ड हम कैसे डिफाइन करेंगे? मेटल के केटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, कर्नाल बोलते हैं इसको, कर्नाल के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम मेटल के केटायनिक पार्ट में और इस पार्ट में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल केटायन एंड इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बस इतना बताओ कि यहां भी बॉन्ड बन रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? लिथियम इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा या सीजियम और ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा? कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? तो लिथियम वाला बॉन्ड वीक होगा ना? लिथियम वाला वीक होगा कि सीजियम वाला वीक होगा? तो कोई दिमाग लगा रहा हो कि जल्दी से लूज कर देगा। हम यहाँ बात जल्दी से लूज का नहीं कर रहे हैं, हम दोनों अटैचमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोले कि जल्दी से लूज कौन कर देगा, हमें लूज करने से कोई लेना देना नहीं है, सब इसी फॉर्म में रहेंगे। तो यहां पर इसका साइज छोटा है, तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो मेटालिक बॉन्ड जो है, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसीलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होता है। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, आयनिक के कंपेयर में होता है। ये कोवेलेंट के जैसा नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग होता है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड कोवेलेंट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, केटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है। दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, केटायन और एनायन के बीच में लगता है। और यहाँ पर ये स्ट्रांग होगा, नहीं कि ये होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करेगा साइज जितना छोटा होगा उतना ही उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उतना ही उनमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें जो लिथियम है उसमें स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड बनता है, लेकिन मन में एक डाउट आता है, लिथियम स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड, सीजियम मेटल होता है ना, सीजियम अच्छा मेटल है। हम मेटालिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेटालिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है। कैरेक्टर तो सीजियम में है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रांग बनाया है लिथियम ने। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन मेटालिक बॉन्ड वीक होता चला जाता है। मेटालिक कैरेक्टर में हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव चेक करते हैं कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका ज्यादा है। तो मेटालिक कैरेक्टर में हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव चेक किया करते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव टॉप टू बॉटम बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव टॉप टू बॉटम क्या होता है? बढ़ता है। जबकि मेटालिक बॉन्ड से लूज करने से कोई लेना देना नहीं है। मेटालिक बॉन्ड का मतलब होता है अटैचमेंट बिटवीन मेटल केटायन एंड इलेक्ट्रॉन, और यहां मेटल का साइज, केटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही वो बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर अलग चीज होता है और मेटालिक बॉन्ड अलग चीज होता है। मेटालिक बॉन्ड का मतलब ये होता है और मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर।
तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, दैट्स व्हाई मेटालिक नेचर विल बी इंक्रीज, metallic properties will be increased, but top to bottom size will be increased, that's why metallic bond will be strength of metallic bond will be decreased. सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है लिथियम। अब मुझे बताओ, जब लिथियम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो हार्ड कौन होगा? यानी हार्ड कौन होगा? सीजियम होगा या लिथियम होगा? हार्ड हार्ड कौन होगा? हार्ड होगा लिथियम, क्योंकि उसने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसीलिए सॉफ्टनेस टॉप टू बॉटम बढ़ता है, इसीलिए टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस बढ़ता है। यानी सॉफ्टनेस डिपेंड अपॉन उसके मेटालिक कैरेक्टर पे डिपेंड, मेटालिक बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है। सॉफ्टनेस जो है वो मेटालिक बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कि उसकी लॉस करने की टेंडेंसी पे हम सोचेंगे। तो सॉफ्टनेस जो है वो लिथियम बहुत हार्ड है क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और सीजियम जो है वो सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि इसमें बॉन्ड वीक है, मेटालिक बॉन्ड वीक है। अब ये तुम सोचोगे, ये हमने सर इस ब्लॉक में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड बनता है, पी ब्लॉक के साथ आयनिक बॉन्ड बनता है ना। अपने में कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयरन अपने में कौन बॉन्ड बनाएगा? तो आयरन के अपने में मेटालिक बॉन्ड होगा। कॉपर के अपने आप एटम में, एक कॉपर से दूसरे कॉपर में कौन सा बॉन्ड होगा? वो मेटालिक बॉन्ड होगा। सोडियम में और क्लोरीन में, सोडियम में और क्लोरीन में आयनिक होगा, फास्फोरस में और क्लोरीन में कोवैलेंट होगा, लेकिन कॉपर कॉपर में क्या होगा? तो कॉपर कॉपर में मेटालिक होगा। वाटर वाटर में क्या होगा? तो वाटर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये पढ़ाने वाले हम, जो बैक बॉन्डिंग के बाद स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, एक केटाइन एनाइन के बीच में लगने वाला फोर्स, शेयरिंग के बीच में लगने वाला फोर्स, दो मेटल एटम के बीच में लगने वाला फोर्स, कॉपर कॉपर के बीच में लगने वाला, आयरन आयरन के बीच में लगने वाला, लिथियम लिथियम के बीच में लगने वाला, सीजियम सीजियम के बीच में लगने वाला, वो फोर्स मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं उसको। बाकी बैक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट, दिस इज टाइप ऑफ कोवैलेंट। बाकी हम आगे वैंडरवाल पढ़ने वाले हैं, तो वैंडरवाल किसके बीच में लगने वाला है? क्योंकि हर चीज में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बाइंडिंग है। तो यहां पर जो डिसाइड होगा सॉफ्टनेस, तो सॉफ्टनेस जो डिसाइड होगा वो मेटालिक बॉन्ड के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो मैं, तुम लोग लिख तो चुके हो, मैं केवल बस समझाते चला जा रहा हूं। तो हम पहला बार हमने मेटालिक बॉन्ड से स्टार्ट किया है। तो बताओ मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम क्या होगा? मैं टॉप टू बॉटम में लिखूंगा। मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम क्या होगा? स्ट्रेंथ। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। लिख लियो और सारे चीजें ना, तो बस मैं लॉजिकल बताते चला जा रहा हूं। मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? तो क्यों का रीजन समझ में आ गया ना। जितना केटायन छोटा होगा, जितना ये छोटा होगा, उतना ही इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो मेटालिक बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिख लेना। मेटालिक बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, केटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है। ये नहीं कि एनायन होना चाहिए, एनायन के बदले क्या है? इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। हम बाद में बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आयनिक होता है कि मेटालिक होता है कि कोवैलेंट होता है कि हाइड्रोजन होता है कि वैंडरवाल होता है। जब सारे फोर्स पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे वीक होता है वैंडरवाल। तो उसके बारे में जब सारे चीजें हम पढ़ लेंगे तब बताएंगे हम। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। समझ में आ गया? इसीलिए सॉफ्टनेस टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब समझ में आ गया हो क्यों? क्योंकि बॉन्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो सॉफ्ट कहां से होगा? हार्ड होगा ना। जितना ज्यादा वो मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ही सॉफ्टनेस क्या होगा? ज्यादा। अब सोचोगे आयरन के अंदर इतना हार्ड क्यों है? आयरन के अंदर इतना हार्ड क्यों है? तो आयरन के अंदर प्रोटॉन भी ज्यादा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका अट्रैक्शन इधर प्रोटॉन से भी होगा। यानी इसके टाइम से तो होगा ही होगा, ये प्रोटॉन से भी होगा। तो प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करेगा, तो आयरन में इसलिए स्ट्रॉन्ग होते चला जाता है। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी ज्यादा होता है। जैसे
इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितना कोई लूज कर रहा है, केवल इसके साइज पे ही डिपेंड नहीं करेगा। अब जैसे ये टेंडेंसी रखता है एक लूज करने वाला। अगर हम डी ब्लॉक से बात करें तो डी ब्लॉक इनसे स्ट्रांग होता है। उसका रीजन है कि वो कम से कम 2 से 3 आयरन कभी 3 लॉस करता है, कभी 4 लॉस कर देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा लूज करते हैं और उसमें प्रोटॉन भी ज्यादा रहता है। हाँ, टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस विल बी इंक्रीज, उल्टा लिख दिया, टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस विल बी इंक्रीज। ठीक है, टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस विल बी इंक्रीज। अब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है तो ऑलरेडी बता चुका हूं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, होगा ना? सो गए हो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हुआ? रीजन क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आसानी से लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, यानी यहां से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले जाते हैं, यहां से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेते हैं। अब जब टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बढ़ना मतलब है क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड है, ऑक्साइड किस नेचर का होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो टॉप टू बॉटम बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे सोडियम का ऑक्साइड, लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, सीजियम का ऑक्साइड। तो सीजियम का ऑक्साइड में बेसिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। बेसिक नेचर बढ़ने का मतलब ऑक्साइड बोले या हाइड्रोक्साइड बोले, पानी में डाल देंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड अगर हम बोले तो हाइड्रोक्साइड, ये मैं एज ए रिवाइज करवा रहा हूं इसलिए ज्यादा लिखवाने में फोकस नहीं कर रहा हूं मैं। हाइड्रोक्साइड जो होगा वो बेसिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। यानी हमने पढ़ा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग कौन होगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो टॉप टू बॉटम ये बेसिक हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज बढ़ने का मतलब pH इज ग्रेटर देन 7, pH इज ग्रेटर देन 7, pH क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। बरोबर है? तो चलो कुछ कुछ मैं इसमें जब पढ़ ली हो तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें बताते चले जाएंगे ताकि बाद में उसका यूज भी आएगा। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो कल इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये पहले मेरे को बस बता दो